हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारा लेक्चर जो था ज्योग्राफी का वो कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर चल रहा था हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो आज ये पहले बात करते हैं हम लैंड रिलेशन के बारे में। लैंड रिसोर्सेज जो है बेसिकली उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला आता है आपका फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया वो है जहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर नहीं किया जाता, जिसको हम जंगली जानवरों के लिए हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर एरिया जो हमने वहाँ रहने वाले एनिमल्स के लिए और वहाँ का जो फ्लोरा और फोना है उसको मेंटेन करने के लिए लेफ्ट ओवर कर दिया है। उसके अलावा सेकंड आता है आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। बहुत सारा ऐसा लैंड है जहाँ पर खेती करना पॉसिबल नहीं है, बंजर ज़मीन है जहाँ पर कुछ भी क्रॉपिंग आप नहीं कर सकते। इसके अलावा वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, रोड्स बनी हुई है, ब्रिज बने हुए हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है। वो आता है आपका सेकेंड कैटेगरी के अंदर, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तीसरा आता है अदर अनकल्टिवेटेड एरिया। इसमें आएगा आपका परमानेंट पास्चर लैंड्स और ग्रेजिंग लैंड्स, जो कि हमने जानवरों के लिए छोड़ रखा है चरने के लिए। इसके अलावा लैंड अंडर द मिसलेनियस क्रॉप्स ग्रोज नॉट इंक्लूड इन द नेट जोन एरिया, मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पहले से बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है ना, और उस एरिया को हम नेट जोन एरिया के अंदर काउंट नहीं कर सकते, वो भी इसी में आएगा। इसके अलावा कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ऐसा लैंड जो कि हमने किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए खाली छोड़ दिया है, जहाँ पर हम जो है कोई पर्टिकुलर जो है वो एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं कर सकते या कल्टीवेशन नहीं कर सकते, वो सारा एरिया जो है वो इसी में आता है अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है अगर बात करें नेक्स्ट में यहाँ पे, तो नेक्स्ट आएगा आपका फैलो लैंड। फैलो लैंड में दो टाइप के होते हैं, करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो लैंड वो होता है जिसको 1 साल या उससे कम टाइम से जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा है, मतलब कि 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने, 11 महीने से वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, या हमने कुछ टाइम के लिए उसको खाली छोड़ दिया है ताकि मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स कम हो गए हैं वो वापस जो है वहाँ पर उसकी पूर्ति हो जाए, ठीक है। वो कहलाते हैं करंट फैलो लैंड। और दूसरा वो लैंड जिसको 5 साल या उससे कम टाइम, यानी 1 से लेकर 5 साल के बीच में हो गया है टाइम खाली छोड़े हुए, पिछले 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से या 4.5 साल से जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं किया है, वो जो एरिया है वो आता है अदर देन करंट फैलो के अंदर, ठीक है। अब ये सारे लैंड जो ऊपर देखे हमने 4 टाइप के, वहाँ पर तो कल्टीवेशन हो नहीं रहा है। अब जहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है वो एरिया कहलाता है आपका नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज अ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब कि वो एरिया जहाँ पर रेगुलर कल्टीवेशन किया जा रहा है, ठीक है, जिसको जो है वो लेफ्ट ओवर नहीं किया जाता, या एवरेज जो है अगर लेफ्ट ओवर करते भी तो बहुत कम टाइम के लिए करते हैं और वहाँ पर रेगुलर जो है वो लगातार कल्टीवेशन करते रहते हैं, तो सारे एरिया का जो एवरेज है वो कहलाता है आपका नेट सोन एरिया। इसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं, ठीक है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ओके, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो कुल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और लैंड का यूज़ जो वो किस तरह से किया जाएगा, मतलब कि कौन सा लैंड जो है वो एग्रीकल्चरेबल रहेगा, कौन सा एग्रीकल्चरेबल नहीं रहेगा, कहाँ पर जो है वो कल्टीवेशन किया जाएगा, कहाँ पर कल्टीवेशन नहीं किया जाएगा, तो ये सारा जो है वो डिसाइडेड जो है वो फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल कैसी है वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर यह तय किया जाता है कि उस एरिया पर कल्टीवेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार हम वर्ड सुनते हैं कि लैंड जो है वो डिग्रेड हो गया है, लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो देखिए पहला पॉइंट, अफॉरेस्ट्रेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check the land degradation. लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है बेसिकली कि अगर लैंड जो है वो एग्रीकल्चर करने के लायक नहीं रहे, कल्टिवेबल नहीं रहता है, तो कहलाता है कि लैंड क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। अब लैंड को डिग्रेड होने से बचाया कैसे जा सकता है, ठीक है। देखिए मेन तो कारण यहाँ पर डिग्रेडेशन का जो है ना वो डिफॉरेस्ट्रेशन है। अब अगर डिफॉरेस्टेशन को खत्म कर दिया जाए, कैसे खत्म किया जाएगा, अफॉरेस्ट्रेशन से, पेड़ लगा दिए जाए अगर बहुत सारे, ठीक है, या ग्रेजिंग लैंड्स क्रिएट कर दिए जाएँ। इसके अलावा शेल्टर बेल्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो क्रिएट कर दिए जाएँ, ठीक है, तो उसकी हेल्प से जो है हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ
वेस्टलैंड्स, कंट्रोलिंग ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, खुदाई करते हैं मिनरल्स निकालने के लिए, उसकी वजह से भी कई बार लैंड का डिग्रेडेशन होता है, तो उसको जो है वो बंद कर दिया जाए या उसके लिए प्रॉपर मेजर्स काम में लिए जाएँ। इसके अलावा डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज। तो ये सारे जो मेजर्स हैं, इनकी हेल्प से हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं और लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कल्टीवेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर यहाँ पर है वो है सॉइल। अगर सॉइल जो है वो अच्छी है तभी उस लैंड पर कल्टीवेशन किया जा सकता है। ठीक है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि सॉइल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स है। अब रिसोर्स क्यों है? क्योंकि अगर सॉइल अच्छी होगी तो वहाँ पर कल्टीवेशन अच्छा होगा, कल्टीवेशन अच्छा होगा तो आपको बहुत अमाउंट में ग्रेन्स मिलेंगे और ग्रेन्स से आपकी जो फूड की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएगी। तो एक तरह से जो सॉइल है वो क्या बन गया आपके लिए? रिसोर्स बन गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है सॉइल एज रिसोर्स। सॉइल एज रिसोर्स। Soil as resource. Relief, parent rock or bed rock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in formation of soil. देखिए ऐसा है कि फर्टाइल सॉइल जो है वो 3 दिन या 4 दिन में नहीं बनती है। फर्टाइल सॉइल ऐसी सॉइल जिस पे अच्छी तरह से कल्टीवेशन किया जा सके, उस सॉइल को डेवलप होने में बहुत ही लंबा टाइम लगता है। ठीक है, और उसको मेंटेन करने में, बनाने में जो है वो रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और अदर जो थिंग्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है ना, इसके अलावा वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil also consists of organic and inorganic मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, चाहे वो विंड हो, ग्लेशियर्स हो, डिकम्पोजर्स हो। ठीक है ना, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। इसके अलावा सॉइल के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि ह्यूमस कहलाता है वो भी होता है। ठीक है, अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में देखिए बेसिकली जो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो 3 तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, एक प्लेन्स, एक माउंटेन्स और एक प्लेटू। लगभग 43% पार्ट जो है वो इंडिया का वो प्लेन्स हैं, 30% माउंटेन्स हैं एंड 27% यहाँ पर प्लेटू है। तो जैसा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है वो सॉइल हमको देखने को मिलती है। सॉइल जो है बेसिकली चार लेवल्स के अंदर आपको मिलेगी। सबसे जो बॉटम लेयर है वो कहलाती है अनवेदर्ड और पेरेंट बेड रॉक। सबसे नीचे जो है रॉक शेप होगा, उसके ऊपर जो है वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल रहेगा सब स्ट्रीम। उसके ऊपर जो है वो सब सॉइल वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले, मिट्टी की परत जम जाएगी। जब नदियाँ अपने टॉप लेवल से बहकर नीचे की तरफ आती है तो अपने साथ में बहुत सारी जो है वो कंकर, पत्थर, मिट्टी और बहुत सारा जो है वो ऑर्गेनिक मैटर बहा कर लेके आती है। और जब वो ऊपर के लेवल से, माउंटेन्स के एरिया से नीचे की तरफ आती है तो उन सारे जो अपने साथ कंटेंट लेके आती है उसको जो है वो प्लेन्स के अंदर बिछा देती है। तो वहाँ पर जो है मिट्टी की लेयर्स बनती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड लेयर बनी टॉप के ऊपर वो सिल्ट या क्ले की लेयर है। और फाइनली सबसे ऊपर जो लेयर बनती है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कहलाती है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, जहाँ पर टॉप सॉइल ज़्यादा होगी वहाँ पर एग्रीकल्चर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब सॉइल का इरोजन होता है तो इरोजन के दौरान ये टॉप सॉइल बह जाती है और अगर टॉप सॉइल बह जाएगी तो उस एरिया में जो है वो अच्छा एग्रीकल्चर वहाँ पर नहीं हो पाएगा। सबसे फर्टाइल जो सॉइल है वो कौन सी? यहाँ पर टॉप सॉइल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइम पे देखिए सॉइल को डिवाइड कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इंडिया हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट रिलीम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। These have contributed in the development of various type of soil. सबसे फर्स्ट टाइप जो मिलता है यहाँ पे वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है? मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जैसे कि गंगा, यमुना, जो नॉर्थ प्लेन से निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है तो अपने साथ में जो है वो बहुत सारे
सब्सटेंस बहा के लेके आती है, वो सारे सब्सटेंस जब वो नीचे आएगी प्लेन्स के अंदर तो उन सब कंटेंट को वहाँ पर सेटल कर देती है। उन कंटेंट के वहाँ पर सेटल हो जाने से वहाँ पर जो है मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, वो मिट्टी कहलाती है एलुवियल सॉइल। और गंगा यमुना के जो प्लेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल हैं इंडिया में, आप जानते ही हैं, ठीक है। These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, Ganga, and Brahmaputra, and also extended in Rajasthan and Gujarat through the narrow corridor. Okay, alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, particularly in deltas of Mahanadi, Godavari, कृष्णा एंड कावेरी। जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उन सब नदियों के साथ जो मिट्टी बहकर आती है, उस मिट्टी की लेयर्स जब जम जाती है तो वो जो सॉइल है वो कहलाएगी आपकी एलुवियल सॉइल, ठीक है। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले। तीन मेन कंटेंट है इसके अंदर, सैंड, स्लिट एंड क्ले। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज एंड in the upper reaches of river valley, that is near the place of break of slope, the soil are porous. जो टॉप पार्ट है जहाँ से जो है ये नदियाँ बहना शुरू होती है, वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं मिट्टी के बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं। और जब वो धीरे धीरे वहाँ से बहकर नीचे की तरफ आएगी तो वो पार्टिकल्स जो है वो धीरे धीरे छोटे होने लग जाएंगे, ठीक है। तो जब जहाँ से वो ब्रेक होती है स्लोप से, वहाँ पर जो है वो उसका पार्टिकल आपको कोरस फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको मेनली ध्यान रखना है कि अपनी यंग एज में जो रिवर्स अपने साथ कंटेंट बहा के लेके आती है तो उस समय जो सॉइल उसमें होती है उसमें बहुत ही बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो कंकर नोडल्स कहलाते हैं, ठीक है। जब वो आगे बहकर आएगी तो लगातार नदी के साथ जब फ्लो करके आगे आती है तो नदी की फ्लो की वजह से वो पार्टिकल्स धीरे धीरे जो है वो स्मॉल साइज में टूटते रहेंगे, ब्रेक होते रहेंगे और फाइनली प्लेन्स तक आते आते वो बहुत ही फाइन फॉर्म में जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. एज के अकॉर्डिंग भी उसको डिवाइड किया जाता है और एज के अकॉर्डिंग सॉइल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड न्यू एलुवियल सॉइल। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है वो कहलाती है बांगर और जो न्यू सॉइल है वो कहलाती है खादर। बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोडल्स, बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसके अंदर और जो उसके पार्टिकल्स हैं मिट्टी के वो भी बड़े बड़े होते हैं, वो कहलाती है बांगर सॉइल। ये जो नोडल्स हैं वो कहलाते हैं कंकर नोडल्स, ठीक है। खादर के जो पार्टिकल है बहुत ही फाइन पार्टिकल होते हैं और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है देन बांगर। खादर हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन बांगर। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। बेसिकली अगर कंपेयर किया जाए तो एलुवियल सॉइल अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक फर्टाइल जो है वो सॉइल होती है, ठीक है। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। तो ये सारी इसमें फसलें यहाँ पर उगाई जाती है, देख ही रहे हैं आप। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड। वो एरिया जहाँ पर इस तरह की मिट्टी मिलती है वो एरिया बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया जो है वो होते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन्स हैं, अगर हम बात करें स्टेट्स की फॉर्म में तो यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। रीज़न क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, यहाँ पर जो है वो फर्टाइल सॉइल की वजह से कल्टिवेशन अच्छा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। एक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल के अंदर। एक छोटे क्वेश्चन की फॉर्म में 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, तो ये 3 पॉइंट हम यहाँ पर ध्यान रखें कि डिफरेंस क्या है ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाइए आप ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर में ब्लैक है, इनको रेगुड सॉइल भी कहते हैं, ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुड सॉइल कहते हैं इसको। ये नाम आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन की खेती के लिए बहुत ही आइडल है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेट कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मेशन के लिए। बेसिकली जो इंडिया का डेक्कन प्लेटू का रीजन है वहाँ पर लावा से जो है वो इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि वंस अपॉन टाइम डेक्कन प्लेटू का जो एरिया है वहाँ पर लावा
के जो है माउंटेन्स या फिर वॉल्केनोज हुआ करते थे, उसका जो है लावा जो है वहाँ पर जम गया और उस लावा की वजह से वहाँ पर जो है वो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। दे कवर द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात का एरिया है, मालवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, बहुत ही फाइन पार्टिकल होते हैं इसके और क्ले मटेरियल होता है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकती है, ठीक है। दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम एंड आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे ध्यान रखना कि ब्लैक सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये लास्ट जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कई बार 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि भाई ब्लैक सॉइल जो है उसमें कौन कौन से मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम ये बेसिकली यहाँ पर कंटेंट मिलते हैं। और फास्फोरिक कंटेंट यानी कि फास्फोरस इसमें नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर। गर्मी के टाइम में क्या होता है कि ना जब मॉइस्चर पूरा हट जाएगा तो मिट्टी के अंदर जो है वो क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है, विच हेल्प इन प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल। इन क्रैक्स के बनने से यहाँ पर जो है वो इजीली जो है एयर यहाँ अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकती है। दिस सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन दे वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। जैसे ही पहली बारिश होती है, पहली बारिश होते ही इसके ऊपर हल चलाना होता है, टिल्ट करना होता है इसको, वरना जो है इस पर अच्छी जो है वो क्रॉप आपको नहीं मिलेगी, स्टिकी नहीं रहेगी। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर बता रखा है किस तरह से क्रैक्स यहाँ पर ब्लैक सॉइल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आएगा रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in eastern and southern part of Deccan Plateau. Yellow and red soils are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the Middle Ganga Plains and along the Piedmont zone of the Western घाट्स। तो ये सारा एरिया है जहाँ पर आपको रेड और येलो सॉइल देखने को मिलती है। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ध्यान रखना, इन सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? रेड होता है आयरन की प्रेजेंस की वजह से। इनमें आपको ज़्यादा अमाउंट में आयरन मिलता है, दैट इज़ वाई रेड कलर की होती है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर हीट पड़ेगी, हीट पड़ने से मॉइस्चर जो है वो कम हो जाएगा, और जब मॉइस्चर कम हो जाएगा तो जो मिट्टी का कलर है वो थोड़ा येलोइश हो जाएगा रेड की बजाय, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेड एंड येलो सॉइल। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अगली, लेटराइट सॉइल। देखिए लेटराइट सॉइल, लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। वो सारे एरियाज जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और ज़्यादा अमाउंट में जहाँ पर बारिश होती है, बरसात आपको देखने को मिलती है, वहाँ पर जो है वो इस तरह की मिट्टी जो है बेसिकली होती है लेटराइट सॉइल, ठीक है। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट में जब बरसात होगी तो बरसात की वजह से यहाँ पर इस तरह की मिट्टी यहाँ पर डेवलप होती है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। लेटराइट सॉइल जो है वो उस एरिया में है जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी है और टेम्परेचर भी हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो मिट्टी में ह्यूमस वगैरह होता है वो डस्ट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर ह्यूमस बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। और ह्यूमस की कमी होती है। ये जो मिट्टी है बेसिकली देखिए आप, वो सारे एरियाज जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ पर आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। लेटराइट सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इस तरह की मिट्टी में अगर आपको कल्टीवेशन करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स काम में लेने पड़ेंगे, उसके बिना आप इस पर अच्छी क्रॉप नहीं कर पाओगे। तो सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली रीजन्स ऑफ ओडिशा एंड आसाम। रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स। काजू जो है उसकी क्रॉप, उसकी खेती यहाँ पर की जाती है। केरला का जो एरिया है वहाँ पर काजू फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर, ठीक है, लाल या भूरे रंग की होती है।
They are generally sandy in texture and saline in nature. In some areas, the salt content is very high, and common salt is obtained by evaporating the water. Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. ये जो मिट्टी है इसमें ह्यूमस मॉइस्चर इसकी कमी होती है, क्योंकि ये ऐसा क्लाइमेट जो कि सैंडी क्लाइमेट है। जैसे कि आप देख लो राजस्थान का जो एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ पर आपको एरिड टाइप की सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हाई टेम्परेचर की वजह से एवापोरेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, और एवापोरेशन अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में जो है वो मिट्टी के अंदर जो है वो ह्यूमस का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। द लोअर ओरिजिन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन these soils become cultivable as has been in the case of वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अगर प्रॉपर इरीगेशन किया जाए तो इस मिट्टी के अंदर जो है वो आप क्रॉप उगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया एरिड सॉइल। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट सॉइल। These soils are found in the hilly and mountainous area where sufficient rain forest are available. The soil texture varies. Forest soil, these soils are found in the hilly and mountainous area, ठीक है, where sufficient rain forests are available. The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in valley side and coarse grained in the upper slope. जो हिल का टॉप एरिया होता है वहाँ पर तो ये लोमी फॉर्म में होती है, और जो नीचे का एरिया रहेगा वहाँ पर कोरस फॉर्म में रहेगी। इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालय दिस सॉइल्स एक्सपीरियंस डेनिडेशन एंड एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। जो बहुत ही हाई टॉप एरिया होता है हिमालयस का, ऊंचा जो हिली एरिया है, वहाँ पर जो है ये जो सॉइल है उसमें एसिड का कंटेंट ज़्यादा होगा और ह्यूमस कंटेंट बहुत ही लो रहता है। ठीक है, द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो जो वैली पार्ट होता है माउंटेन्स का, वहाँ पर जो मिट्टी होती है ये वाली थोड़ी फर्टाइल रहती है, क्योंकि वहाँ पे नदियों की वजह से यहाँ पे जो है वो आपको थोड़ा ह्यूमस देखने को मिलता है। तो उस पार्ट में जो है वो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर इस मिट्टी में किया जाता है। ठीक है, टॉप जो एरिया रहेगा हिल्स का वहाँ पर एग्रीकल्चर इतना नहीं होगा, लेकिन जब आप नीचे की तरफ आओगे हिल के नीचे का जो एरिया है वहाँ पर वैली का जो एरिया है वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना आपका सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन है। इसमें बहुत सारे टर्म्स आएगी, वो डेफिनेशंस हैं वो आपको याद करनी है, और सारे वन लाइन में क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। जैसे पहला डेफिनेशन है, द डेफिनेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। अगर देखा जाए बेसिकली तो जो टॉप सॉइल होती है वाटर की वजह से, एयर की वजह से, या किसी भी दूसरे फिजिकल रिलीफ की वजह से अगर टॉप सॉइल जो है वो अपने प्लेस से हट जाए, तो टॉप सॉइल का अपने प्लेस से हट जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन हो गई यहाँ पर। सेकंड, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। नई सॉइल जो है वो फॉर्म होती रहती है और पुरानी सॉइल जो है वो वहाँ से इरोड होती रहती है, और दोनों में एक बैलेंस जो है बना रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा, while natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion. ओके, तो ये जब डिस्टर्ब होगा बैलेंस तब सॉइल क्या होगी, इरोड हो जाएगी, सॉइल इरोजन कहलाएगा वो। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज, and the land becomes unfit for cultivation and is known as bad land. In the Chambal basin, such lands are called ravines. ठीक है, जब वाटर जो है वो तेज फ्लो से बहता हुआ आएगा तो तेज फ्लो से बहता हुआ पानी जो है वो क्ले सॉइल को जो है वो काट देता है, और उस मिट्टी के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो गैप बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, खड्डे बढ़ जाते हैं, वो कहलाती है गलीज। ठीक है, जब वो और ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के गड्ढे बनेंगे तो वो कहलाएंगे बैडलैंड्स, और चंबल का जो बेसिन है वहाँ पर इन्हें कहते हैं रिवाइंस, चंबल के बीहड़ कहा जाता है। अभी आपको डायग्राम बता के मैं शो करता हूँ। देखिए कुछ इस तरह के जो गड्ढे यहाँ पड़ जाते हैं, मतलब बहुत ही बड़े साइज के हैं, और कहीं कहीं पर तो क्या होता है गुफाओं की तरह बड़े गड्ढे हो जाते हैं। कभी आपने अगर चंबल का एरिया देखा हो तो आप नेट पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा डायग्राम्स उसके। चंबल के उन एरियाज़ के अंदर जो है वो
कोई टाइम में डाकू बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पे छुपने का बहुत सारा एरिया मिल जाता था। बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, स्मॉल साइज की गुफाएं बन जाती थी, तो वहाँ पर उनके छुपने के लिए जो है वो बहुत ही सूटेबल एरिया हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो एरिया है वो चंबल रिवाइंस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नोन एज शीट इरोजन। जो टॉप सॉइल है ऊपर से बह जाएगी, जब वाटर एक लेयर की तरह जो है वो ऊपर से बहेगा, तो टॉप सॉइल का ऊपर से बह जाना क्या कहलाता है? शीट इरोजन कहलाता है। ठीक है, विंड ब्लोज लूज सॉयल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। अगर हवा के साथ जो है वो लैंड बह जाए तो क्या कहलाएगा? वो विंड इरोजन कहलाएगा। सॉयल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉयल इरोजन, प्लगिंग along the contour lines can decelerate the flow of water down the slope and called contour plugging। ठीक है, अगर गलत तरीके से अगर आप खेत के अंदर हल चलाते हैं या अप एंड डाउन प्लगिंग करते हैं तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? प्लगिंग जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में करना चाहिए, ये कहलाता है कंटोर प्लगिंग। ओके, नेक्स्ट है, स्टेप्स कैन बी कट आउट on the slopes making terrace. Terrace cultivations restrict erosion. Western and central Himalayas have well developed terrace farming। ठीक है, तो कभी अगर आप हिमालयन रीजन में गए हो तो वहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है। ठीक है ना, मतलब कि ना जो स्लोप्स है उनको टेरेस के फॉर्म में इस तरह से काट देते हैं, ऐसे स्टेप बन जाते हैं और स्टेप के फॉर्म में वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। ये फार्मिंग जो है वो टेरेस फार्मिंग कहलाती है। टेरेस फार्मिंग की वजह से जो है वो सॉइल इरोजन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है, तो जो क्रॉप्स है उसके बीच में बहुत सारे ऐसे जो है वो ट्रीज या ग्रास की जो वो स्ट्रिप लगा देते हैं। तो ग्रास की स्ट्रिप्स लगाने से क्या होगा कि जब तेज गति से हवाएं आएगी, तेज स्पीड से विंड आएगी, तो विंड जो है वो ग्रास के कांटेक्ट में आके उनका जो है वो फ्लो क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा, और जो मिट्टी है वो वहाँ से उड़ेगी नहीं, टॉप सॉइल जो है अपनी जगह पर मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये जो क्रॉपिंग है वो कहलाती है आपकी स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसकी हेल्प से भी सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। इसके बाद में आता है आपका शेल्टर बेल्ट्स। अब अगर आप ग्रास की जगह पर बड़े ट्रीज लगा दो, सिमिलर वे में ग्रास की जगह लगा दो आप ट्रीज की रो लगा दो, तो कहलाएगा वो शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, अपने क्रॉप के चारों तरफ क्या किया आपने? पेड़ लगा दिए, तो पेड़ लगाने से जो है वो सॉइल इरोजन को स्टॉप किया जा सकता है। दी शेल्टर बेल्ट्स have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and stabilizing the desert in western India। तो राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पर जो है वो क्या होता है बेसिकली कि जो डेजर्ट एरिया है उधर जो है सॉइल का इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस इरोजन को रोकने के लिए जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसके चारों तरफ जो है इस तरह से पेड़ लगा दिए जाते हैं। तो पेड़ लगाने से क्या होगा कि जब विंड तेज स्पीड से बहती हुई आएगी तो उससे टॉप सॉइल का वहाँ पर इरोजन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये तरीका वहाँ पर काम में लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क का पूछ सकता है आपसे कि सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल का कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाता है। तो वहाँ पर आपको सॉइल इरोजन की डेफिनेशन देनी है और ये सारे तरीके बताना है आपको कि भाई शीट इरोजन होता है, विंड इरोजन होता है, ये सारे टाइप्स हैं सॉइल इरोजन के। ठीक है, और सॉइल इरोजन की वजह से जो है वो बैडलैंड्स, गलीज या रेवाइंस का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद में सॉइल इरोजन को रोकने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कंट्रोल प्लगिंग है, टेरेस फार्मिंग, ठीक है, एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स, ये सारे वो तरीके हैं जिनसे सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है और सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, अब एक बार हम यहाँ पर मैप देखते हैं इंडिया का। उस मैप में आपको शो करता हूँ कि मैप में कौन कौन सी सॉइल जो वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए मैप मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। इसमें यहाँ पर जो है कलर्स काम में लिए हैं बताने के लिए। फॉरेस्ट सॉइल के लिए ग्रीन, डार्क ग्रीन लिया है, एलुवियल के लिए लाइट ग्रीन, रेड और येलो के लिए रेड कलर लिया है, ब्लैक के लिए ब्लैक, लेटराइट के लिए पिंक कलर और फाइनली येलो कलर लिया है एरिड के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है। तो आप देख रहे हैं ग्रीन पैचेस यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल जो है, ये जो ऊपर का हिली एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ये प्लेन्स हैं, गंगा यमुना के प्लेन्स आप देख रहे हैं, मैंने डॉट्स बनाए हैं रेड कलर के, यहाँ पर एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलती है। फिर जो साउथ के अंदर देखिए आप, जहाँ पर रिवर्स जब एंड होती है, जहाँ पे रिवर्स का मीटिंग पॉइंट है सी के साथ, तो रिवर का जो पूरा बेसिन है उस एरिया में आपको यहाँ पे जो है वो रेड और येलो सॉइल इधर। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो माउंटेनियस रेंज है वहाँ पर आपको रेड येलो सॉइल मिलती है। इसके अलावा साउथ में देखिए आप, यहाँ पर आपको रेड और येलो सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल का जो पैचेस है बिल्कुल सेंटर में देखिए आप, डेक्कन प्लेटू का जो एरिया है वहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। और लेटराइट सॉइल जो है वो इंडिया में काफ़ी कम है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो जो केरला का एरिया है देखिए इधर, यहाँ पे आपको जो है वो लेटराइट के पैचेस मिल रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में इस एरिया के अंदर, यहाँ पर जो बताया था मैंने आपको कि कैश्यू की जो फार्मिंग है ज़्यादा होती है। थोड़े से पैचेस यहाँ पे देखिए राजस्थान के साउथ के अंदर भी है यहाँ पर। इसके अलावा उड़ीसा में भी मिल जाएंगे आपको पैचेस यहाँ पे लेटराइट सॉइल के। और फाइनली जो एरिड यहाँ पर सॉइल है वो सिर्फ आपको यहाँ पे जो थार डेजर्ट का एरिया है, इसी एरिया में आपको एरिड सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, तो कई बार मैप के अंदर मार्क करना भी आता है कि भाई कौन कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है, मैप में मार्क करो। बेसिकली यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल का ज़्यादा चांस रहता है पूछने का, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैप आपको स्टडी करना है और उसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है एग्जाम के हिसाब से। तो अभी यहाँ पर हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है ज्योग्राफी का। अब हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।